अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। हमारे साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब और आज हमारे प्रोग्राम के जो मौज़ूआत हैं उनकी फहरिस्त पर यानी हमारे रन डाउन पर डाल लीजिए एक नज़र। हकाम के नाम खत के मसवदे की मंजूरी। हुकूमत को खत की रसीद 14 नवंबर तक जमा कराने की हिदायत। कौमी और आलमी सतह पर शदीद मजम्मत। जनरल कियानी कहते हैं कि हमला दहशतगर्दी का इंतहाई इकदाम है, दहशतगर्दों के खिलाफ सर नहीं झुकाएंगे। ओगरा के साबिक चेयरमैन तौकीर सादिक की अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमीशन में फ्री ट्रायल की हक न देने पर हुकूमत और अदलिया के खिलाफ दरख्वास्त। पाकिस्तान के आइन और अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी हकूक़ के खिलाफ ट्रायल किया जा रहा है। तौकीर सादिक की तलाश में पुलिस और नैब की टीमों के छापे। तौकीर सादिक और इनके अहले खाना के बैंक अकाउंट मुंजमिद। नुक्ता नज़र में खुश आमदीद शामी साहब। आज हमारा जो सबसे पहला मौजू है वो है बोस्निया के सदर का दौरा और आपके पास तो इसकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। यू आर इन इस्लामाबाद एट प्राइम मिनिस्टर हाउस। नहीं, आई एम नॉट इन इस्लामाबाद। यू वर आप वहीं से सीधा ला रहे हैं। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ जी। वजीर आजम का जोराना था। बाकर इज्जत बेगोविच जो चेयरमैन है उनकी सदारती कौंसिल के बोस्निया हर्जगवीनिया जी। और खैर उन्होंने तकरीर की, बड़ी अच्छी। वजीर आजम ने भी की। इससे 2 दिन के दौरे पर वो आए हुए हैं और उनसे हमारे बड़े करीबी मरासम हैं। जब बोस्निया के लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, बल्कि अपने वजूद की और अपने बका की जंग लड़ रहे थे, पाकिस्तान ने उनको बहुत सपोर्ट किया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है 94 में तुर्की की जो वज़ीर आज़म थी तांसु चिलर, उसके साथ वहाँ गई थी। और जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त भी बोस्निया के लोगों को सपोर्ट किया गया था। मादी भी और अखलाकी भी और रूहानी भी, हर तरह की इमदाद दी गई थी। तो बोस्निया के साथ एक हमारा बड़ा करीबी जज्बाती ताल्लुक है। यूरोप में ये एक मुसलमानों का मरकज़ है। इसमें मुसलमानों की कोई यानी अक्सरियत तो नहीं है, लेकिन कोई 48-47% के करीब आबादी मुसलमानों की है। ठीक है। और अगर इसकी बड़ी अपना एक तारीख़ी पस मंज़र है, लेकिन उसमें हम इस वक्त नहीं जा सकते। मगर यहाँ 3 जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो मौजूद हैं। एक क्रोट हैं, सर्ब हैं और बोस्नियन मुस्लिम्स हैं। अब ये तीनों गिरोह जो हैं, इनमें से जो सर्ब्स हैं उन्होंने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है और यहाँ मुसलमानों का कत्लेआम किया है और इतनी वारदातें की हैं कि उनके लोगों को फिर बैनुल अक़वामी एक ट्रिब्यूनल बनाया गया अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे निगरानी और सज़ाएँ दी गई और मुजरिम करार दिया गया जेनोसाइड का। लेकिन बैनुल अक़वामी कम्युनिटी ने, यूरोपीय यूनियन ने और मगरबी ताकतों ने इसको बोस्निया हर्जगवीनिया को अलग नहीं होने दिया, टुकड़े नहीं होने दिया। अब बोस्निया जो है वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है, हर्जगवीनिया जो है वो क्रोट्स को रिप्रेजेंट करता है और एक इसके अलावा जो इलाके हैं वो सर्बों के हैं। और इनके दरमियान उन्होंने एक दस्तूर बनवाया और ये ऐसा दस्तूर है जो बैनुल अक़वामी तौर पर तैयार किया गया। अच्छा, मकामी तौर पे नहीं बनाया गया? हाँ जी। और इस पर दस्तखत किए अमेरिका के सदर ने, यूरोपीय यूनियन के सदर ने, बरतानिया के वजीर आज़म ने, फ्रांस के सदर ने, जर्मनी की जो चांसलर है उन्होंने। और पेरिस में ये एग्रीमेंट हुआ और उसके तहत ये मुमलकत जो है इसका निज़ाम चलाया जा रहा है। अब इसमें बड़ी दिलचस्प बात है, इसमें ना कोई वजीर आज़म है ना कोई सदर है। तो फिर ये जो इज्जत बेगोविच आए हैं उसको एक इनकी प्रेसिडियम है
तीन अरकान है उसके। एक जो मुस्लिम्स हैं, बोस्नियंस, एक उनका नुमाइंदा है, एक क्रोट्स का नुमाइंदा है और एक सर्ब्स का नुमाइंदा है। तमाम ग्रोहों के जो है वो एक एक नुमाइंदा है। वो फिर वो अपना सदर चुनते हैं। अच्छा। और वो फिर उसकी वो कौंसल जो है, चेयरमैन, कौंसल जो है उसका वो चेयरमैन होता है, उसको आप सदर कह लीजिए। और उसके जेर निगरानी फिर खारजी अमूर और दफाई अमूर चलाए जाते हैं। और फिर पार्लियामेंट जो है वो भी मौजूद है, उसके सामने भी वजीर जवाबदेह है। और मुकामी तौर पर, यानी ये जो वफाक है एक, तो वफाकी यूनिट्स जो है उनका इंतजाम वो अपने तौर पर चलाते हैं। तो बड़ा एक दिलचस्प मॉडल है। और ये मुल्क जो है इतने खाना जंगी के बाद और हंगामों के बाद जिंदा रहने में कामयाब हुआ है और अब तरक्की की तरफ उसका सफर जो है वो जारी है। आज वजीर आजम हाउस में वजीर आजम का मूड कैसा था? क्योंकि जब आप लंच कर रहे होंगे तो खत वत का मसला तो हल हो चुका था। नहीं, देखिए, वजीर आजम का मूड बहुत अच्छा था और जितने भी उनके मेहमान थे उनके चेहरों पे बड़ी चमक थी, क्योंकि वो खत जो था उसका मसला हल हो चुका था। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बड़ी अच्छी खबर थी। ये सोचा तो जा रहा था कि वजीर आजम जो है आज गए या कल गए जी, लेकिन अब लगता अब ये है कि इलेक्शन तक वो रहेंगे और इंतखाबात का ऐलान वही करेंगे। जी शाम साहब, ये खत जो है थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट नहीं हुई? देखिए, खत की बात नहीं मैं आपसे अर्ज करता हूं, लेकिन एक और अर्ज करूं जी। वजीर आजम हाउस जो है उसके बारे में मुझे मालूम हुआ है कि तमाम मशकूक अनासर जो है उनका दाखिला वहां बंद है। अच्छा। ऐसे अफसरान और ऐसे, आपको पता है ना, कि लोग जिनकी शोहरत अच्छी नहीं है वो वजीर आजम हाउस में दाखिल नहीं हो सकते। अच्छा, उसमें मशकूक अफराद की फहरिस्त कैसे मुरतब हुई है? जरा मशकूक दो चार नाम बता दें। जिनके बारे में शोहरत जिनकी ये है, बदउनवानी की है। अच्छा। अब क्योंकि अफसरों में भी ऐसे पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ वजीरों के मामलात तय करने में मुआवनत करते रहे हैं। जी। तो ऐसे अफसर जिनकी शोहरत अच्छी नहीं है और इस्लामाबाद के ऐसे बासी या समझे पाकिस्तान के ऐसे शहरी जो अपनी खास शोहरत रखते हैं, वजीर आजम हाउस के दरवाजे उन पर बंद। अच्छा, मैं वैसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर जाना चाहें तो चले जाएंगे? कहाँ? मतलब अब्दुल कादिर गिलानी वो तो जा ही चुके हैं। अब वहां क्यों जाएंगे? Just to लेकिन pay जाएं तो मेरा ख्याल है कि दरवाजे उन पर तो खुले होंगे। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, और दूसरी बात यह है कि वजीर आजम ने जितने भी खबरें छपती है ना हमारे मीडिया में आती हैं, जो स्कैंडल्स की और करप्शन की, फौरन नोटिस लिया जाता है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अच्छा, ये एक नई तब्दीली है वैसे? हाँ, ये एक नई तब्दीली। और दूसरा ये कि जो तकर्रियां हैं अफसरों की वो मेरिट पे की जा रही है, सीनियरिटी पर की जा रही है। अच्छा, इसमें कोई जाती पसंद, इसमें जाती पसंद नापसंद सिफारिश, इसका दखल बहुत कम है। और आप इसका क्रेडिट किसको देते हैं? इसका क्रेडिट जाहिर है कि वजीर आजम को जाएगा। फिर जो अगर आप चाहें इजाजत दें, अभी तो खत का मुहिम हाल हो गया, तो सदर साहब को भी चले जाना चाहिए। कि देखिए, जो भी टीम है, यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो चैप्टर क्लोज हुआ है, तो आप समझिए कि पीपल्स पार्टी ने एक कलाबाजी खा ली है। इसका मतलब है वो तमाम परसेप्शन जो गवर्नमेंट के बारे में था, करप्शन का या स्कैंडल्स का, वो सिर्फ एक शख्स की वजह से था? नहीं, ये तो अब मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो अहद था, जब वो ख़त्म हुआ है तो वो हर चीज़ ख़त्म हो गई और तब्दील हो गई। जी। अच्छा, तो खत पे आप बता रहे थे कि उनके वो तो बड़े खुश थे, लोग बड़े खुश थे, जान छुट्टी से लाखों पाए। वजीर आजम ने कुछ इस पे कहा? कुछ आप नहीं, वो ऐसा महल तो नहीं था, वो तो उनसे बस मुसाफा हुआ और अपने जो आए हुए सदर या चेयरमैन, उनसे मुसाफा हुआ। तो एक रस्मी सा, क्योंकि लंच था तो इतनी गुफ्तगू का मौका नहीं था, ना वो इस मसले पर कोई गुफ्तगू करना चाहते थे। लेकिन उनके जो चेहरे पर जो मुसर्रत थी और शादमानी की जो लहर थी, वो तो एक पैगाम दे रही थी फातिहाना। जी। चलो, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शाम साहब, जो खत लिखा गया,
खत पे हमारी बात बीच में रह गई थी। वो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हुकूमत इसलिए लेके गई थी कि चले आज फिर एक नई तारीख मिल जाएगी, खत का मामला आगे चल पड़ेगा? हुकूमत ने तो एक दरख्वास्त दी थी जिसमें अदालत के इस हुक्म को ही चैलेंज किया गया था जी, और उस पर नज़रसानी के लिए कहा गया था कि जो खत का मतन पढ़ना और फिर उसकी इजाज़त देना, उन्होंने कहा ये सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। और जो बड़ा बेंच जो फैसला दे चुका है, ये 5 रुकनी बेंच उसकी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हो रहा है। बहुत ज्यादा जो मीन मेख निकाली जा रही है वो फैसले की स्पिरिट के खिलाफ है। तो हुकूमत ने एक तरफ तो नजरसानी की दरखास्त दायर की और दूसरी तरफ जब फारूक नायक साहब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा जी कि मैं एक तरमीम शुदा मुसवदा लेके आ गया हूं। तो जजों ने वो देखा, फिर चैम्बर में गए और उस पर उन्होंने गौर किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कबूल है। अच्छा, ये मल्टी प्रोंग्ड हिकमत अमली इख्तियार क्यों की गई? मतलब ये तो आप वही जान सकते हैं। एक तरफ कल तक तो तासुर ये था, एक तरफ तो उन्होंने ये पैगाम दिया कि भाई हम फाइट करेंगे और खत नहीं लिखेंगे जी, और दूसरी तरफ खत लिख के उन्होंने पेश कर दिया और कहा कि नहीं, हमने इस पर देखा, एडजस्टमेंट किया, गौर खौज किया, तो आप देख लीजिए। हमने इस खत का तर्जमा किया है, आप कहें तो मैं आपको सुनाऊं? सुना दो जी, आप जरा तर्जमा हम आपको इस खत का थोड़ा सा आप इसमें सुन लीजिए कि ये खत अंग्रेजी में लिखा गया और फ्रेंच में लिखा जाना है, लेकिन हमने इसका उर्दू तर्जमा किया। फ्रेंच में क्यों लिखा जाना है? वो जो सर ये चूंकि स्विट्जरलैंड में जाना है तो मतलब स्विस है ना? जी, स्विस। नहीं, वहाँ फ्रेंच अपनी जगह होगी लेकिन उनकी जुबान स्विस लैंग्वेज है। अच्छा अच्छा, जो बताया जा रहा है वो ये कि ये दो वैसे तो वहाँ कई जुबानें हैं। जी। मैं तो एक दफा जहाज पे वहाँ बैठा हूँ स्विस एयर के, तो उसमें कई जुबानें बोली जाती हैं। अनाउंसमेंट भी 4 जबानों में होती है, तो 4 जबानों में लिख के मुमकिन है कि भिजवा दिया जाए। जी, तो वो जरा खत का तर्जमा सुन लीजिए आप। जनाब आला, ये मरासलत इस खत के हवाले से है जो पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक मोहम्मद कयूम ने 22 मई 2008 को जेनेवा स्विट्जरलैंड के अटॉर्नी जनरल मिस्टर डैनियल ज़ेप्ली को लिखा था। डॉक्टर मुबशर हसन केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दी गई हिदायत के मुताबिक मलिक कयूम का खत वापस लिया जाता है और दरख्वास्त की जाती है कि मलिक कयूम के खत के जरिए जो दावे और दरख्वास्तें मौजूद थीं इन्हें बहाल कर दिया जाए और यूं समझा जाए कि मलिक कयूम ने यह खत कभी लिखा ही नहीं था। ये मरासलत आलमी कवानीन और दस्तूर के मुताबिक सदूर और सरबराहान मुमलिकत को हासिल कानूनी हकूक को मुतासिर नहीं करेगी। आपकी मुखलिस जस्टिस रिटायर्ड यास्मीन अब्बासी, सेक्रेटरी। जी, आपने सुना शाम साहब, बहुत मुख्तसर खत है। ये वजारत कानून के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से खत है। ठीक है। जो सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो जमाना है। कितने साल इस कौम के जाया हुए इस खत में, और ये चंद सत्रें थी। और सुप्रीम कोर्ट के और हुकूमत के दरमियान कितनी टेंशन इससे रही और लोगों में किस कदर एक नफ्सियाती दबाव इस खत ने क्रिएट किया और फिर अदालत जो है उसका कितना वक्त इस पर लगा और मामला यहीं तक खत लिख कर उनका लीजिए जनाब खत लिख रहे हैं। शाम साहब 4.5 साल अदालत का वक्त ज़ाया किया, हमें टेंटर हुक्स पे रखा। किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे आती है। किस मैं तो देखिए, पहली तो बात आप अभी तो आपको ये पता नहीं, ये पैमरा कवानीन जो है जी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी, ने हुक्म दिया है कि अदालतों के बारे में जो गुफ्तगू करें ना जी, जरा मुंह खोल के तो उनका जायजा ले लिया जाए। मैं वो बंद कर लेता। आप वो बंद कर लें। पहली बात तो ये है कि अदालत जो है, मैं तो पहले दिन से अर्ज करता चला आ रहा हूं कि ये सदर को जो इस्तिस्ना हासिल है उसको किसी अदालत में, बैनुल अक़वामी अदालत हो या गैर मुल्की हो या पाकिस्तानी हो, पेश नहीं किया जा सकता, तलब नहीं किया जा सकता, उस पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक। तो सदर आसिफ अली जरदारी, यानी आसिफ अली जरदारी को छोड़ दीजिए एक तरफ, सदर पाकिस्तान जो है उनको इस आजमाइश में ना डाला जाए, उनके साथ ये बेतकल्लुफी ना की जाए। दुरुस्त। लेकिन वो की गई, ठीक है, फैसले में लिखी गई और जो हमारे तरह तरह के कानूनदान हैं उन्होंने मुशगाफियां निकाली और दरखास्त गुजार जो है, मुबशर हसन भी उसमें दरखास्त गुजार थे, वो मरकजी दरखास्त गुजार थे। उसके बाद काजी हुसैन अहमद साहब भी उसमें शरीक हो गए, फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी उसमें हिस्सा डाल दी। तो मुतअद्दिद दरखास्त गुजार थे उस मामले में। अब ये चाह रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब का घेराव करना सारे हजरात, बजरिया अदालत, बजरिया अदालत। अब वो, लेकिन वो इनके काबू नहीं आ सके। उन्होंने अपने तरीके से, ये शतरंज का खेल है ना जी, वो अपनी शतरंज खेलते रहे और अपनी बसात जो थी उन्होंने उलटने नहीं दी। ठीक है। अब बिल आखिर
एक ऐसा मुकाम आ गया कि ये खत लिखा गया। उन्होंने कहा लीजिए 2 पैराग्राफ है, लिख लीजिए। अच्छा शमी साहब, ये काम यूसुफ रजा गिलानी क्यों नहीं कर सके? ये एतजाज अहसन क्यों नहीं करवा सके? सवाल यह है कि एतजाज अहसन साहब ने ये आर्गू ही केस इस तरह नहीं किया, और इन्होंने केस जो है दूसरा आर्गू किया। एक तो वकील जो है, वकील बदलने से हालात बदल जाते हैं, ठीक है। दूसरा यह है कि हो सकता है कि सदर पाकिस्तान जो है उनके ख्यालात में भी तब्दीली वाक़ हो गई हो, लेकिन पहले इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पोजीशन थी। एक बात यह कि ये जो हमारे अदालत है हमारी, उसमें भी कुछ थोड़ा ठहराव महसूस हुआ कि खलील जबरान की शायरी से यहां तक आ गई, उन्होंने कहा जो सदर का इस्तिस्ना है हम उसको नहीं छेड़ रहे, वो ज़ेर बहस नहीं है। तो सदर का इस्तिस्ना जो उसका लिख के बाकायदा वो खत लिख दिया गया। तो ये तो बात पहले भी मालूम थी। देखिए जो हमारे बैनुल-अक़वामी कवानीन है जी, उसके मुताबिक दुनिया की कोई अदालत किसी मुमलकत के सदर को तलब नहीं कर सकती। अगर वो सदूर जो हैं उनको इस तरीके से तलब करने का मामला शुरू हो जाए तो फिर ये दुनिया के सदर जो है पीछे ही भुगतते रहेंगे कि अमेरिका ओबामा जो है उसको हमारे सिविल जज बुला लेंगे, यहाँ आ जाओ भाई, आपने ये ड्रोन अटैक क्यों किया है। जी बिल्कुल ठीक। हाफिज सईद साहब भी पिटिशनर बन जाएंगे उसके। हाँ। जो हाफिज साहब ने आज फरमाया ना कि इंडिया सैलाब भेज रहा है पाकिस्तान की तरफ, तो फिर इंडियन सदर और वजीर आजम जो मनमोहन सिंह है वो कहाँ जाएंगे? वो तारीखें भुगतेंगे, वो भी तारीखें भुगतेंगे यहाँ, और वकील करेंगे, वकीलों की चांदी हो जाएगी पाकिस्तान में, और इतने बड़े बड़े क्लाइंट मिलेंगे। और हमारे सदर साहब जो हैं और कहीं इंग्लैंड में जाएंगे, कहीं स्विट्जरलैंड में जाएंगे, कहीं स्पेन में जाएंगे, जहां जिसका दिल चाहेगा उनको बुला लेगा। तो ये सूरत हाल ये है कि बैनुल अक़वामी तौर पर तय कर दिया गया कोई अदालत किसी भी मुमलकत के सदर को तलब नहीं कर सकती, नोटिस जारी नहीं कर सकती, उसको जनाब अपने यहाँ नहीं बुला सकती। तो बात खत्म हो गई। ठीक है आसिफ अली। अच्छा, और फिर हमारा दस्तूर है वो भी वाज़ेह है। अब लोग कहते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, नहीं जी हजरत उमर तो पेश हो गए थे अदालत में। तो भाई साहब ना तो वो जज हैं, वो काजी जो शरीफ साहब थे, काजी उस जैसे ना, उस जैसे काजी ना, उन जैसे अमीरुल मोमिनीन। तो यहाँ इसलिए तवक्कुआत भी वो ना लगाई जाए। गुनाहगार लोग हैं इधर भी उधर भी, तो फिर उनसे ये तवक्को लगाने के बाद तो उमर बन के दिखाएंगे, बड़ी मुश्किल बात है। शामी साहब, लेकिन जो पॉलिटिकल पोजीशन थी एक ली हुई कि ये कब्रों का ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा था कि किसी और के लिए कोई और कानून, हमारे लिए कोई और कानून, जब एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पोजीशन थी तो इस्तिस्ना आ गया, उससे वापस कैसे आए? ट्रायल तो होगा ही नहीं। अब ये खत ट्रायल खत है, ये खस्सी पुलाव है। अच्छा शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। वेलकम बैक। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, मलाला यूसुफजई के ऊपर अब तो अपने कियानी साहब ने भी कहा है, और उन्होंने कहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं इस तरह के वाक़यात से। बिल्कुल झुकने का सवाल पैदा नहीं होता। ये जो वाक़या है इसने पूरे पाकिस्तान को तड़पाया है, पूरी दुनिया में इसकी शिद्दत महसूस की गई है, और तमाम यानी बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग जो हैं इसकी मज़म्मत कर रहे हैं। ये वाक़या इंतहाई शर्मनाक है। एक छोटी बच्ची 14 साल की, उस पर यह जुल्म, उसको गोली का निशाना बनाया गया। उसका कसूर क्या था? देखिए वो 11 साल की थी, 11 साल की बच्ची। हमारे यहाँ ये बच्चियाँ गुड़ियों के खेल खेलती हैं बहुत सी। बिल्कुल। और वो जनाब BBC की उर्दू सर्विस में वो कॉलम लिखती थी, डायरी लिखती थी, एक कलमी नाम से, जी गुलमकई नाम से, गुलमकई। उसको उसमें ख्वाहिश क्या थी उसकी? स्कूल उसके वीरान हो चुका था, बंद हो चुका था। तालिबान ने तालिबात के स्कूल बंद कर दिए थे, और वो बच्ची जो थी अपने कर्ब का आधार करती थी, तालीम से मोहब्बत का आधार करती थी, दुख का और अफसोस का आधार करती थी। कभी कहती थी मेरी वार्डरोब खुली हुई है, मेरे कपड़े इसमें मौजूद हैं, मेरा बस्ता मौजूद है, मैं इसको पहन के कहाँ जाऊँ, कैसे पहनूँ, लड़कों के स्कूल खुले हुए हैं, हमारे स्कूल बंद हैं। देखिए ये सारा एक तासुर था वो पूरी वारदात का जो तालिबान ने वहाँ मुसल्लत की, और वो पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनी गई।
तो कलमी नाम से जी। और फिर उसके बाद जब फौज वहां आई है तो उसकी शनाख्त तब जाहिर हुई है बिल्कुल कि ये जनाब ये बच्ची है जो अपने जज्बात को ये जुबान देती थी, और वो उसकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात थी और बड़े ख्वाब थे उस बच्ची के। वो एक तो उसने कहा कि मैं एक जमात बनाऊंगी बड़ी होके, वाह सियासी जमात बनाऊंगी। वो जमात जो होगी वो तालीम जो होगी तालिबात की, ख्वातीन की, बच्चियों की, उसके लिए काम करेगी और मैं बदलूंगी अपने मुआशरे को। ऐसी ऐसी बच्ची जो है मासूम, और उसको निशाना बना दिया। तो अल्लाह ताला से हम दो दुआएं, एक तो दुआ है कि उसे अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, और दूसरी दुआ है कि जिन्होंने ये किया है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाए। बट शामी साहब एक और चीज़ भी इससे जाहिर नहीं होती कि सवात में जो हमने एक लंबा ऑपरेशन किया, सब चीज़ें की, इस तरह का इस इंसिडेंट ने तमाम चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ये क्वेश्चन मार्क लगा, देखिए वहां अब ये लोग, अब बड़ा एक सवाल ये है, ये वापस आ रहे हैं। अब वो तालिबान जो हैं अब वहां सेटल हो गया है, हालात पुरअमन मालूम हो रहे हैं, अब ये वापस आ रहे हैं और ये खतरे की घंटी बजा दी है इन्होंने। बिल्कुल, मलाला पे हमला करके गोया अब दूसरे लोग जो हैं जिन्होंने सदाए एहतजाज बुलंद की, उनके इक़दामात पर तनकीद की, उनसे इत्तफाक नहीं किया, उनकी हरकतों की मजम्मत की, अब ये एक एक करके उनसे इंतकाम ले सकते हैं। सब एट स्टेक आ गए। इससे उनके इरादे जाहिर हो गए हैं कि अब वो खून जो है, देखिए ये जो पश्तून मुआशरा, ये अजीब मुआशरा है। यहां इंतकाम की लहर ऐसी चलती है कि सदियों बाद औकात जारी रहती है, एक के बाद एक। बाप का इंतकाम बेटा लेता है, भाई का इंतकाम भाई लेता है, शौहर का इंतकाम बीवी लेती है। वहां तो ऐसी आप किस्से हैं और ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि इकलौता बेटा है, बाप कत्ल हो गया और मां ने उसको 16 साल 18 साल पाला, जवान किया अपनी बेवगी में, और जब उसको होश संभाल लिया उसके हाथ में जनाब बंदूक दे दी कि अपने बाप का इंतकाम लो। यानी एक रवायत का हिस्सा है। यानी वो माए जो हैं और अपना बेटा, अकलौता बेटा दांव पे लगा दिया। ऐसे बड़े वाकयात हैं। तो उस मुआशरे में अब ये खौफ मुझे लाहक हो गया है कि इंतकाम की लहर उठेगी और पता नहीं ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। इस पर गौर करना चाहिए हमारी अस्करी क़यादत को भी, हमारी सियासी क़यादत को भी, हमारी मजहबी क़यादत को भी। देखिए ये जो उन्होंने हरकत की है, इन पर मजहबी जो रहनुमा है उन्होंने भी एहतजाज किया है, उन्होंने भी 3 हरफ भेजे हैं। लेकिन शाम साहब वहां पे फौज ही अभी तक बहुत सारे मामला तो फौज के हाथ नहीं, फौज के हाथ में। देखिए फौज तो सियासी मामला तो फौज नहीं चला सकती, इंतजामी मामला भी उसके पास नहीं रह सकते, वो तो दूसरे लोगों ने संभालने हैं, वो संभाल रहे हैं। असल में ये जो माइंड सेट है इसको तब्दील करने की जरूरत है। मजहबी रहनुमा हरकत में आए। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं जलसे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, ये लोगों को समझाएं। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब, मुफ्ती नईम साहब, ये हमारे मुफ्ती मुनीब साहब, अब ये लोगों का काम है जो मस्जिदों के इमाम हैं वहां, वो समझाएं इनको कि ये इस तरह के इस रास्ते पर न चले, ये खून की होली न खेलें, खून का गुस्ल न दें। हमने वहां सूफी मोहम्मद को भेजा था, वो भी जाके उनसे मिल गए। अब इन पे एतमाद कैसे किया जाए? सूफी मोहम्मद हम मजहबी क़यादत पे, खासतौर पे उस इलाके में। असल में आप तो एक मजहबी क़यादत से बड़े परेशान रहते हैं, ये बड़ी मुसीबत है। मुझे समझ नहीं आती कि मौलवियों से क्या ताल्लुक है। मासी का एक एक्सपीरियंस भाई मेरे सूफी मोहम्मद जो है जी, वो तो पुरअमन आदमी था, उसने कुछ नहीं किया, उसने एक तकरीर कर दी बस जैसे सादगी में। और वो जो तकरीर हमारे यहाँ, अब जो बलूचिस्तान में देख लीजिए और सिंध में देख लीजिए, कितने हैं ऐसी तकरीरें करने वाले, उनको तो हम कुछ नहीं कहते। तो सूफी मोहम्मद ने कोई हथियार नहीं उठाए थे, एक तकरीर की थी गैर दानिशमंदाना, बाकी तो कुछ नहीं किया था। तो हथियार उठाने वाले जो हैं वो तो बच के निकल गए आपके पास से। मौलवी फजलुल्लाह को तो पकड़ नहीं सके और सूफी मोहम्मद को पिंजरे में बंद कर दिया। तो गोया आप देखिए बात यह है, कोई किसी को पकड़ना, किसी को सजा देना, ये कोई मतलूब नहीं होता। अगरचे ये जो कातिल है माफ नहीं किए जा सकते, ये और बात है,
लेकिन बहसियत मजमूई इन लोगों को तब्दील करना ज़रूरी है। आपको मालूम है वो डॉक्टर फारूक साहब जो थे, जी बिल्कुल, उनको कैसे मार दिया गया? क्योंकि वो नफ्सियाती माहिर थे, नफ्सियाती तौर पर इलाज कर रहे थे इन लोगों का, उसमें मसरूफ थे जो पकड़े गए हैं। उनको इस जोम से और वहम से निकाल रहे थे कि ट्रांसफॉर्म कर रहे थे कि वो इस्लाम की कोई खिदमत कर रहे हैं। ये इस्लाम की खिदमत नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह कहता है कि बहुत से लोग वो हैं जो फसाद फैलाते फिरते हैं। उनसे पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं हम तो जनाब इस्लाह कर रहे हैं। वो इस्लाह करने वाले नहीं है, कुरान के अल्फाज है। तो इसलिए इन लोगों को समझाना भी जरूरी है और कानून की ताकत जो है उसका आज़ार भी जरूरी है। शाम साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं, विच इज़ अबाउट तौकीर सादिक साहब। ऑन द रन लोगों को ईमेल्स भेज रहे हैं, यूएन को ईमेल्स भेज रहे हैं कि जनाब मुझे बचा लो। तो अभी कुछ अखबार वालों को उन्होंने ईमेल्स भेजी हैं कि भाई मैं यूएनओ में जा रहा हूं, तो इसका मतलब दुनिया जहान के जो मुबैना चोर हैं वो सारे यूएनओ में चले जाए, वहां जहां वारदातें करके वहीं पहुंच जाए। नहीं, वो कह रहे हैं उनको डिनाई किया जा रहा है ना, उनका डिनाई राइट क्या टू किया डिफेंस। भाई? अदालत में वो आते, उनके ऊपर इल्जामात हैं, उनका सामना करते, अपना नुक्ता नजर पेश करते। अभी तो कोई उनके बारे में कभी नैब कहती है 80 अरब, कभी कहते 85 अरब। तो हमारे वो जज साहब एक ने कहा भाई ये तो इससे तो सर्कुलर डेट जो था उसमें बड़ी कमी वाकई हो सकती थी। देखिए जो तफसीलात हैं, उन्होंने 500 से ज्यादा तो सीएनजी स्टेशन की मंजूरी दी है जो कि बैन हो चुके थे, बंदिश थी उन पर, यानी नए लाइसेंस पे बंदिश थी। हाँ जी। उसके बाद कई ऐसे हैं जिनके मुकामात तब्दील कर दी, जगह तब्दील कर दी हैं, और कई उनके चोर ऐसे थे, चोरी के मामला थे जहां स्टे जारी करवा दिए उनके मेंबर गेस्ट ने। तो बहुत सी कहानियां हैं। और एक कहानी तो वो भी है कि एक वो दीवान पेट्रोलियम जो है उसका जो वेल हेड प्राइस थी वो तेल के कुएं से उसमें इजाफा कर दिया, अगरचे कि वो कहते हैं दीवान वाले कि ये हमें एक आर्बिट्रेशन हुई थी, हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में हमें वो इजाफे की इजाजत मिली थी और अटॉर्नी जनरल उसमें सालिस थे, उन्होंने ये फैसला किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के खिलाफ स्टे दे रखा था। ठीक है, उस स्टे को नजरअंदाज करते हुए उसी दिन उन्होंने एक दूसरा फैसला कर दिया। तो बेशुमार तफसीलात हैं और बेशुमार कहानियां हैं, पर वो एलिजिबल ही नहीं थे, उनके पास डिग्री जाली थी। अब देखिए मेरे दोस्त हैं जहांगीर बदर साहब, एग्जैक्टली मैं यही बात करने वाला, और सेक्रेटरी जनरल हैं पीपल्स पार्टी के बड़े जियाले कारकुन हैं, बड़ी लंबी तारीख है, लेकिन उनके ये बरादर निस्बती है। तो अब वो इसकी वजह से अब जाहिर है कि जब ये मुकर्रर हुए होंगे तो कुछ ना कुछ तो सिफारिश हुई होगी तो मुकर्रर हुए होंगे ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई समझे कि खुदा ना खास्ता जहांगीर बदर साहब इसमें शरीक हैं, लेकिन ये मैं उनकी बता रहा हूं उनकी जो सियासी हैसियत क्या है। एक ये भी कहा जा रहा है कि कहीं जहांगीर बदर को ही तकलीफ देने के लिए ये पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी तौकीर सादिक के पीछे चल पड़ी है। नहीं, जहांगीर बदर को तकलीफ देने के लिए उनके जो साले साहब हैं ये काम कर रहे हैं कि वो खानदानी लड़ाई है, इसमें क्या? देखिए हुकूमत के पास तो कुछ भी नहीं, हुकूमत में जरा उनका हुकूमत के पास तो अब कुछ नहीं। हुकूमत तो अब नैब के और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान है। अच्छा, खामोश तमाशाई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नैब को जनाब कह रही है, प्रेशर डाल रही है, नैब पुलिस को साथ लेकर उसके पीछे है। और तौकीर सादिक अगर इतने सच्चे थे या सच्चे हैं तो अदालत में पेश हो जाए, मुकदमा लड़ें, अपना नुक्ता नजर बयान करें। वो इन्होंने ईमेल भेजी है यूएनओ में जाने की कि मुझसे इंसाफ नहीं हो रहा, तो भाई ईमेल में उन इल्जामात का जवाब भी लिख के भेज दें ताकि पता चल जाए कि ये तो बड़े जनाब आबे जमजम में नहाए हुए। चल जब एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे। हमारा फोन नंबर 042362968114 है और इसके अलावा फेसबुक पर आपके सवालात भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शाम साहब, सवालात आए हैं फेसबुक पे। हानिया साहिबा हैं, ये कह रही है कि जी तालिबान तो बार बार धमकियां दे रहे हैं कि ये मगरबी तहजीब के इस अलामत यानी मलाला को हम फिर जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
पहली तो बात तो यह है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तालिबान के हाथ में नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो मलाला है 14 साल की बच्ची, ये मगरबी तहजीब की नुमाइंदा कहाँ से है? ये तो एक बाहया बाकिरदार लड़की है। हमारी जो मुसलमान तहजीब है, हमारी जो पाकिस्तानी तहजीब है, जो पश्तून तहजीब है, उसकी नुमाइंदगी करती है। उसके लिबास में देखें, उसकी गुफ्तगू में देखें, उसके अज़ार में देखें। तो मगरबी तहजीब कहाँ से आ गई यहाँ? मगरबी तहजीब को तो बड़े बड़े सिंबल यहाँ फिर रहे हैं आज़ादाना, है ना, और ऐसे ऐसे भी फिर रहे हैं जो लिबास का तकल्लुफ करने पर तैयार नहीं होते। ठीक है। तो अब एक ये तालिबान किस दुनिया में रहते हैं नाम देहात, ये हैं भी पता नहीं तालिबान के कहाँ से आ गए। देखिए, और फिर इनको ये किसने फैसला करने का हक दिया है कि मगरबी तहजीब क्या है, और क्या मगरबी तहजीब का फिर लोगों को कत्ल करने का कैसे हक दिया? किसने, कौन इनकी अथॉरिटी का है जिसने हक दिया? वो तो इस्लामी शरीयत को रुजू, कौन सी, किसने, किस मुफ्ती ने ये फतवा दिया है? कौन सी अदालत है जिन्होंने कायम की है? कौन सी रियासत है जिसकी ये नुमाइंदगी करते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि स्टेटलेस लोग जो हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनको इजाजत दे दी हो दीन ने कि आप अपनी मर्जी से जो चाहें कर सकते? फौजदारी कवानीन जब तक रियासत वजूद में ना आए नाफिज नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में किसी को सजा दी जब रियासत नहीं बनी थी। तो गया इनका ये आर्गुमेंट कि शरीयत के मुताबिक है, नहीं है, ये तो सब ये खलते मबस है और इनकी कम इल्मी का नतीजा है और कुछ नहीं। शम साहब, मोहम्मद उमर इकबाल खान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम सर। जनाब अली सर, मैं ज़हीमिया खान से बात कर रहा हूँ, जिला है हमारा इलाहाबाद से। हाँ जी। एक सवाल आपसे ये है कि गवर्नमेंट ने खत तो अब लिख देना है 14 को, पर लिख अगर दिया ये है। काम हमारे वजीर आजम से यूसुफ रजा गिलानी से करा लेता जाता तो हमारा जनूबी पंजाब का वजीर आजम बच जाता ना। भाई, जनूबी पंजाब का वजीर आजम तो बच जाता, लेकिन हमारे पास कुछ ना बचता ना। इस पर भी तो गौर करें। कोई जनूबी पंजाब, कोई शमाली पंजाब, हमें बातें करते हुए भी तो शर्म आनी चाहिए ना। तौकीर साहब है एबटाबाद से जी, अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब। हेलो जी जनाब तौकीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आप सबको मुबारक हो मलाला के सेहतयाब होने की, और अल्लाह उसको सेहत और जिंदगी दे। बस दुआ करें जी, बच जाने की मुबारकबाद है, अल्लाह करे मैं उसके लिए उसे सेहतयाब भी करे। मैं उसके लिए एक नाम तजवीज़ करना चाहता हूँ, मेरी बात सुन ले। ये आपने टीवी की आवाज बहुत तेज कर रखी है, उसको बंद कर दें प्लीज। आपने अपने टीवी की आवाज बुलंद कर रखी है, उसे जरा कम कर दें, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी 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 जी। आप मैं कह रहा था कि उसके लिए नाम एक खिताब तजवीज़ करना चाहता हूँ, बिन्ते इस्लाम। ठीक है जी, चलिए करते। बिन्ते इस्लाम तो सारी बच्चियां बिन्ते इस्लामी है ना जी, पर बहुत आपकी शुक्रिया। आवाज चली गई है। जी तौकीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इलियास साहब है लाहौर से जी, अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दोस्त आपने भी टीवी ऑन कर भाई रखा अपना है। टीवी तो कम करें। अच्छा जी। आप लोगों को बार बार कहते हैं, बार बार ऐलान करते हैं, भाई खुदा के लिए टीवी बंद करके बात किया करें, टीवी की आवाज फिर ऊंची है। जी शामी शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, आप जो प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं, और भी चैनलों पे जो आते हैं उन्होंने तो बहुत ही बदतमीजी की हद तक चले जाते हैं। पूरी दुनिया में हमारा नाम रुसवा बात है सुने, मुसलमानों का। आप उनके लिए आप देखिए उनके प्रोग्राम में बात किया करें जिनसे कोई शिकायत है। हम हमारे साथ को जनाब शिकायत है तो वो फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ जंजुआ साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, हाँ जी, मैं गल कर रहे हैं जनाब, हुक्म करो। जनाब शामी साहब, जनाब ने एक प्रोग्राम के विच कदलिया के जज के मुतलक बड़ा अच्छा खराजे तहसीन पेश किया सी। मैं उस बारे च जनाब नूं मजीद करना चाहना कि अगर जनाब नूं उन्हां दे सारे हालात दा पता लग जाए। तो जनाब ये देखिए, अदलिया के मामले च असीं बहस नहीं कर सकते, जो कर दिता सो कर दिता, उहदे ते गुजारा करो। जनाब इनकी भी आप कोशिश करें, प्रोड्यूसर साहब से दरखास्त है कि जिनके टीवी चल रहे हैं वो कॉल्स आगे ट्रांसफ़र ना करें। शाम साहब, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके जो तरीके इंसाफ का जो कारवान मार्च था उसके हवाले से कहा। एक ये हॉक आई साहब है, इन्होंने तस्वीर लगाई है अपनी, लेकिन नाम पूरा नहीं है। और इसके अलावा भी कुछ राशिदा हैं, जॉनी हैं, ये सब लोगों ने कहा जी कि आपने जो तादाद बताई थी गाड़ियों की 35,000, 25,000,
ये इन्होंने 35 कोट किए कि मैंने कहा था 25,000 गाड़ियां उसमें शरीक हुई। जी। तो शरीक होने का मतलब ये नहीं है कि वो 14 किलोमीटर लंबा जुलूस था उस वक्त वहां, और कि वो सारी फाटक में मौजूद थी या कबायली इलाके में मौजूद थी, डेरा इस्माइल खां में मौजूद थी। बल्कि कसर से शुरू हुआ है उनका कारवां और डेरा इस्माइल खां तक पहुंचा है। इसमें अंदाजा ये है कि, और तहरीक इंसाफ वालों का दावा है कि 25,000 से जायद गाड़ियां जो हैं इसमें शरीक हुई हैं। मेरा ख्याल है अब बहुत से दोस्त जिन्होंने लिखा है कि ये शामी साहब की राय थी, उन पे ये वाजे हो जाए कि ये पीटीआई का नहीं, वाजे नहीं होती कोई बात, क्योंकि बार बार ये सवाल हो रहा है, ये बार बार अफसोस ये 1 लाख अफराद इसमें शरीक हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे के सारे ट्रंक रोड पर मौजूद थे जी। वो इस जुलूस का हिस्सा बने, रास्ते में उनको अगर साथ मिला ले तो 1 लाख की तादाद बनती है या बन सकती है। शाम साहब, हमारा वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हुआ है। कल फिर इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।